Okay, class. Let's start with levels of management. Levels of management. मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं जिस लेवल पे मैनेजमेंट वर्क करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वाइज बोला हुआ है कि टॉप लेवल पे कुछ लोग होते हैं, फिर मिडिल लेवल पे कुछ लोग होते हैं, फिर लोअर लेवल पे कुछ लोग होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये समझ आया कि 3 चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कि इन 3 चीज़ों के अंदर आते कौन कौन लोग हैं और उनका रोल क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं। बेसिकली इनका काम, जिससे नाम से पता चल रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, गोल्स को बनाना, स्ट्रेटजीज को बनाना। दे बेसिकली मैप द होल सिनेरियो कि कैसे कैसे होगा। ये समझ आया, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। अच्छा जी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। बेसिकली दे वर्क अंडर चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनके नीचे काम करते हैं। तो उनका काम क्या होता है, जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं उनको वो इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब दे सी कि वो कैसे कैसे लेट डाउन हो सकती है, कैसे कैसे वो काम कर सकती हैं नीचे वाले लेवल पे। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं सुपरवाइजर्स, फॉरमैन और सुपरवाइजर्स। उनका काम क्या होता है, दे एक्चुअली इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स, वो एक्चुअल वर्क फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब ये पॉलिसीज़ इंटरप्रेट हो गई हैं तो पॉलिसीज़ अब एक्चुअल वर्क फोर्स से काम उन पॉलिसीज़ के अंडर करवाने का काम जो होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। बस इतना ही सही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। जब एग्जाम में आए तो यू राइट सम नेम ऑफ द पर्सन, जैसे चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, और उनके कुछ फंक्शंस लिख देना, जैसे ये फंक्शंस हो गए हैं, देन यू विल ईजली गेट मार्क्स। ओके क्लास, हमने पढ़ा था पहले कि फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। फीचर्स का मतलब है कि वो कैसा होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, कैसे नेचर का होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमें चाहिए ही क्यों। मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफ़िशिएंसी, फर्स्ट पॉइंट है ना। मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफ़िशिएंसी का मतलब है कि इफ़िशिएंसी क्या होती है। इफ़िशिएंसी होती है कि हमने पहले पढ़ा है कि टाइम कम लगना और कॉस्ट कम लगना। वो कैसे कम लगेगा, जब हम बेटर प्लानिंग करेंगे, बेटर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, बेटर स्टाफिंग करेंगे, बेटर कंट्रोलिंग करेंगे, उससे हमारी इफ़िशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये तो क्लियर है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अडेप्टिव करे ऑर्गेनाइजेशन को टू द इन्वायरमेंट। वो ऐसे टेक्निक्स लेके आए कि वो अडेप्टिव हो जाए उस इन्वायरमेंट को लेकर। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था सोशल, टेक्निकल और लीगल वगैरह, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अडेप्टिव होना मैनेजमेंट वो क्रिएट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स कैसे अचीव करता है मैनेजमेंट क्या करता है कि वो इट टेक्स इंडिविजुअल गोल्स, वो इंडिविजुअल गोल्स को लेता है और ग्रुप गोल को लेता है और उनको साथ में कोलैबोरेट करके चलता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का जो गोल होता है वो क्या होता है कि उनको सैलरी अच्छी मिले, उनको थोड़ा प्रॉफिट में शेयर मिले, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि प्रॉफिट अच्छा हो। तो ये कैसे हो सकता है, बाय इंक्रीजिंग सेल। तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान आउट करता है कि जिससे कि ग्रुप गोल्स अचीव हो सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। अब वो पर्सनल गोल्स पे भी वही मैंने पहले समझा दिया है। पर्सनल गोल तो अचीव हो ही जाएगा जब ग्रुप गोल्स अचीव हो रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट टेक्स पर्सनल गोल्स एंड ग्रुप गोल्स ऑल टुगेदर। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करने में मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट क्या करेगा, अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छी प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग होगी, तो उससे क्या होगा, उससे अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जब अच्छी स्ट्रैटेजीज होंगी तो हमारी गुड्स और सर्विसेज अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो अगर वो अच्छी क्वालिटी के होंगे एंड व्हेन इट गोज़ आउट इन सोसाइटी, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्लास, अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को बोला जाता है कि इट इज़ एन आर्ट। वाई इट इज़ एन आर्ट। आर्ट क्या होती है, मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ अ स्किलफुल टास्क एंड इट इज़ पर्सनलाइज्ड टास्क। वाई इट इज़ स्किलफुल, बिकॉज इट नीड्स स्किल
to by a manager to manage, okay, and it depends on person to person how the management is being carried out. So it is a skillful task and a personal task, okay. तो फीचर्स क्या हो गए, एक तो ये थियोरेटिकल नॉलेज है। थियोरेटिकल नॉलेज क्यों, क्योंकि इस पर बहुत सारी थ्योरीज लिखी गई हैं अलग अलग मैनेजमेंट की ब्रांचेस पे। फिनेंस पे अलग लिखी हुई है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। फिनेंस पे अलग लिखी हुई है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे अलग लिखी हुई है, ओके। एंड सो या फिनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज और भी बहुत चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में जिससे, तो उन पे अलग अलग थियोरेटिकल नॉलेज लिखी हुई है जिसमें मैनेजर को स्पेशलाइज होना होता है। यू हैव मस्ट हैव हर्ड MBA इन फिनेंस एंड MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज HR, तो ऐसे ठीक है। तो ये इसमें थियोरेटिकल नॉलेज बहुत होती है। उसके बाद पर्सनलाइज एप्लीकेशन तो हमने पहले ही समझ लिया है कि पर्सनलाइज क्यों है। पर्सनलाइज इसलिए है क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर एक मैनेजर किसी तरीके से चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है दूसरा मैनेजर उसी तरीके से चले, है ना। तो ये तो चीज़ क्लियर है, तो इसलिए पर्सनलाइज एप्लीकेशन हो गया। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इट टेक्स प्रैक्टिस, इमेजिनेशन एंड फोरसाइटेडनेस एंड क्रिएटिविटी। इट नीड्स ऑल दिस थिंग्स। सो क्रिएटिविटी के अंडर और प्रैक्टिस के अंडर मतलब सारी चीज़ें की मैनेजमेंट जो है वो कैरिड आउट होता है। तो इसलिए इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हाउ मैनेजर इज़ कैरिंग मैनेजमेंट differently carrying management from the other, it totally depends on creativity and creativity of that person only, and it improves by practice as all other things. नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। पहले हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, क्योंकि वो एक स्किलफुल टास्क है और इट इज़ पर्सनलाइज टास्क। बट वाई इट इज़ अ साइंस? साइंस क्या होती है? बेसिकली जनरल ट्रूथ एंड लॉज जो बनते हैं एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, है ना। सो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस में आता है क्योंकि वो एक सिस्टमाइज बॉडी है नॉलेज की, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम के थ्रू वो नॉलेज डेवलप होती है। और वो सिस्टम क्या है? बेसिकली वही एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, सेम बात। प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू निकलते हैं मैनेजमेंट के, एंड इट हैज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है, बिकॉज जो भी थ्योरीज डेवलप होती हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी की होती हैं, तो इट हैज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी टू। ओके क्लास, लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये स्टेप्स होते हैं कि सारे मैनेजमेंट के प्रोसेस, इन सबको साथ में लेके चलना, जिससे कि मैनेजमेंट की इनमें जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक गोल को कंप्लीट करने के लिए, है ना, वो कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्रोसेस बाय विच मैनेजर synchronizes the activity of department to ensure unity, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे यूनिटी और हार्मनी और इंटीग्रेशन के लिए जब मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है सारी चीज़ों को, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, दीज आर द की वर्ड्स 1, 2, 3 and 4। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन का? ग्रोथ इन साइज। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो ग्रो करके है, उसमें क्या होंगे कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, तो उन इंटरेस्ट को साथ में लेके चलना इज़ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन, बहुत सारे फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फाइनेंस हो गया, HR हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस डिफ्रेंशिएशन होते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके फंक्शनल अलग अलग हेड्स होते हैं। तो उनमें जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, फॉर एग्जांपल अगर सेल्स वालों ने बोला है कि हमें सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट अलाउ करना चाहिए, लेकिन फाइनेंस ने मना कर दिया कि वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है तीनों में, सभी डिपार्टमेंट्स में। स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। अब स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं दे आर हैव स्पेशल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दे हैव डिग्रीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप ही जज करते हैं चीज़ों को, अपने आप ही एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो दे डू नॉट टेक एडवाइस। तो जब वो एडवाइस नहीं लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दे डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन।
अगेन कोऑर्डिनेशन कम्स इन पिक्चर। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि सबके इंटरेस्ट को साथ में एक के चलना है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शंस के बेसिस पे अगर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑब्वियसली होंगे, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं वो अपने आप ही एनालाइज करते हैं, जज करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्योंकि वो कभी कभार कैरी आउट नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि वो एडवाइस नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे नो दे आर स्पेशलिस्ट, बट दैट डजंट वर्क ऑलवेज। तो इसलिए वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि वो सब रिकनसाइल करना, ठीक है, डिफरेंट इंटरेस्ट और डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज लोगों की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उनको सबको क्या करना, इंटीग्रेट करना, दैट इज़ coordination that can be led by a person